हेलो एवरीवन। भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर किसी न किसी कारण से चर्चा का विषय रहता है। कभी यहाँ पे आरक्षण के खत्म किए जाने को लेकर मांग भी की जाती है, तो कभी कभी यहाँ पे आरक्षण कुछ वर्ग विशेष को ना मिलने को लेकर के उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। कभी यहाँ पे आरक्षण से जुड़े हुए क्रीमी लेयर मुद्दे को लेकर के यहाँ पर उसकी समीक्षा की बात की जाती है, तो कभी यहाँ पर आरक्षण का वर्ग विशेष को ही लाभ मिल रहा है, सभी वर्गों तक और उसके उपवर्गों तक लाभ ना पहुंच पाने के कारण इसकी आलोचना और इसकी समीक्षा करने की भी बात की जाती है। कभी आरक्षण को राजनीतिकरण करने या उसका राजनीतिक मुद्दा उसे बनाया जाता है, तो कभी यहाँ पर उसके आर्थिक विकास में बाधा संबंधी यहाँ पर उस पर आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारे रीजन होते हैं, इस पे तर्क वितर्क चलता है, आपको डिबेट होती है आरक्षण भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ मुद्दे देखा जाए तो इस समय भारत में चुनाव हो रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। आज हम आरक्षण के इस मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाने जा रहे हैं। समझेंगे आरक्षण के इस मुद्दे को, भारत में इसके इतिहास को, इसके घटनाक्रम को और इसके फायदे और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि चुनाव है, अलग अलग जगह पे संबोधन के कार्य चल रहे हैं, सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। उसी संबोधन में यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि भाजपा जो है देश में आरक्षण को कभी खत्म नहीं करेगी और वो एक तरीके से उनकी सरकार बनाने को लेकर के इस तरह की बातें वहां पर की गई हैं। लेकिन क्योंकि मुद्दा यहाँ पे आरक्षण से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, कभी आरक्षण ना खत्म करने की बातें क्यों उठी हैं, क्या आरक्षण को खत्म करने को लेकर के पहले से कोई प्लानिंग थी, ऐसी बातें यहाँ पर क्यों निकल कर आई हैं, तो उससे कुछ जुड़े हुए मुद्दे भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत में अगर आप इस समय देखें तो एक समान नागरिक संहिता आपको देखने को लगातार आ रहा है कि यूसीसी को लागू किया जाए। कि यदि ऐसी चीजों को लागू कर दिया जाएगा तो क्या यहाँ पर हम एक तरीके से आरक्षण क्या खत्म हो जाएगा? एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दे यहाँ पर आ जाने से क्या आरक्षण की जो बातें लगातार हर एक चुनावी माहौल में होती रहती, क्या वो यहाँ पर आपको खत्म हो जाएगा? क्या उससे यहाँ पर एक तरह से छुटकारा मिलेगा? और भारत में देखा जाए तो आरक्षण जिस संदर्भ से लागू किया गया था, क्या उस उद्देश्य की भी प्राप्ति भी नहीं हुई एक तरीके से देखा जाए तो वो भी सारे मुद्दे यहां पर आपको जुड़ते हुए दिखाई दें। इसलिए इस मुद्दे को हर एक पहलू से देखना भी जरूरी है। रही बात चुनाव की, तो आप सभी जानते हैं 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब तक अलग अलग चरणों में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जहां पर इस तरह के संबोधन इत्यादि आपको सभाओं में चलते रहेंगे, क्योंकि मुद्दा हमारे पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। आपको देखा जाए आरक्षण जो विषय है वो हमारे चैप्टर, हमारे संविधान, शासन व्यवस्था और विकास इत्यादि से जुड़ा हुआ पहलू है। सामाजिक न्याय के पहलुओं से भी ये जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इस मुद्दे को थोड़ा सा एक सिविल सर्विस अभ्यर्थी होने के नाते वहां पर उस मुद्दे का इसका विश्लेषण करके देखते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं आरक्षण का इतिहास का। भारत में देखिए जो आरक्षण नीति का जो विचार आया वो मूल रूप से आपको विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले के द्वारा 1882 में विकसित किया गया था। इसमें कहा क्या गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए एक आरक्षण प्रतिनिधित्व की यहां पर आपको मांग की गई। तो 1882 से भी देखा जाए तो 2 ही स्तरों पे, एक यहाँ पे शिक्षा था और दूसरा यहाँ पे सरकारी नौकरी, जो वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती है। आरक्षण के पीछे का सिद्धांत क्या था? देखिए मूल सिद्धांत यही था कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की यहाँ पे जो कुप्रथा थी उसके आधार पर लोगों के यहाँ पे आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको यहाँ पे समाप्त करना और लोगों को आगे बढ़ने के यहाँ पर जो पिछड़े हैं लोग हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में जो आरक्षण की स्थिति पहुंच गई है, जो 1882 से जो यहाँ पे देखा जाए जो घटना शुरू हुई, जो वर्तमान के समय तक पहुंची कैसे है, तो वर्तमान में देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में यहाँ पर की थी। और कैसे की थी? तो आपने देखा था कि यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, मुस्लिम, सिख और दलितों के लिए यहाँ पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को डेवलप किया गया था, उनको रखा गया था और वहां से आपको अलग अलग वर्गों को एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पे चुना जाता और यहीं से एक तरीके से आरक्षण सांप्रदायिकता को यहाँ पर बढ़ावा कह सकते हैं ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया था। भारत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से 24 सितंबर 1932 को जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य यहाँ पर देखा जाए तो एक पुनः समझौता हुआ और इसके माध्यम से यहाँ पर नए सिरे से कहानी आगे बढ़ती है। हिंदुओं के लिए देखा जाए तो एकल निर्वाचन होगा और इसमें दलित वर्ग के लिए भी कुछ यहाँ पर आपको आस्थानों के आरक्षित करने की बात यहाँ पर इस पुनः समझौते के माध्यम से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा संपन्न किए गए। दलित जो कि हिंदू के अंतर्गत हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर क्षेत्रों का निर्वाचन ना किया जाए, बल्कि हिंदू क्षेत्रों के संदर्भ में ही उन्हें कुछ स्थान दिए जाए। तो पुनः समझौता जो कि आरक्षण व्यवस्था से आपको जुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद भारत का संविधान बनता है, ठीक है। और भारत के संविधान में भी देखा जाए तो
इसी व्यवस्था यानी कि आरक्षण की जो व्यवस्था रही है इसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। प्रारंभ में हम देखें तो एससी और यहाँ पर एसटी को केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण की बात की गई थी कि जैसे ही यहाँ पर शुरुआती जो संविधान लागू होता है उसके 10 वर्षों तक 15 वर्षों से हम लागू करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे से समाप्त किया जाएगा और सरकारों के द्वारा इसे देखा जाए, लेकिन चुनावी माहौल के हिसाब से अपने फायदे के लिहाज से इसे लगातार आपको बढ़ाया गया और वर्तमान समय तक इसे लागू किया गया है। 1991 देखिए एक मंडल आयोग का गठन किया गया और मंडल आयोग ने यहाँ पर कुछ सिफारिशें की थी। सिफारिशें कैसे की थी? उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में अब शामिल किया जाए, यानी कि जो पहले आरक्षण सिर्फ एससी एसटी वर्ग को दिया गया था, 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद यहाँ पे ओबीसी वर्ग को भी यहाँ पर आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। अब वर्तमान समय में देखा जाए जो अखिल भारतीय आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। 2007 में, ठीक है, अखिल भारतीय जो है 15% जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं, 7.5% जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, 27% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आपको आरक्षण है। उसके बाद फिर एक और संशोधन किया गया। 14 जनवरी 2019 को 103वां संविधान संशोधन लागू करके संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी यहाँ पर देखा जाए तो एक 10% आरक्षण की बात की गई, यानी कि आरक्षण की जो प्रक्रिया रही है वो यहाँ पर एक और श्रेणी इसमें जोड़ दी गई ईडब्ल्यूएस श्रेणी को, और उनको भी 10% आरक्षण दे दिया गया। अब यहाँ पे देखा जाए पदोन्नति और अन्य मामलों में आरक्षण अर्थात आपको मिलता कैसे है, उसके संदर्भ क्या क्या प्रावधान है, कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे लागू किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको शिक्षा के साथ, आपको सरकारी नौकरियों के साथ पदोन्नति में भी आरक्षण की एक व्यवस्था है। ये कैसे लागू हुआ? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति यहां पर नहीं देता है, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16 के तहत खंड में एक नया खंड 4A यहां पर आपको शामिल कर लिया गया, जो पदोन्नति के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को यहां पर आगे बढ़ाने का आपको काम करता है। आरक्षण की वैश्विक व्यवस्था आपकी कैसी है? अब आरक्षण को लेकर के क्या सिर्फ भारत में ही यहां पर इस तरह के मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं, या वैश्विक स्तर पर भी आपको रिजर्वेशन सिस्टम या आरक्षण आपको लागू है? तो देखिए आरक्षण नीति जो है भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी यहां पर एक लागू आपको दिखाई देती है, और विश्व के लगभग 1/4 देशों में समाज के वंचित वर्ग को यहां पर समान अवसर देने के लिए सकारात्मक कार्यवाही, आरक्षण, वैकल्पिक पहुंच, सकारात्मक भेदभाव के रूप में नीतियां बना करके लागू की जाती हैं, और हर देश में जिस भी वर्ग को यहाँ पर पिछड़ा माना जाता है या कमजोर माना जाता है या फायदा नहीं पहुंच रहा है या समस्याप्रद है, उनको आगे बढ़ाने के संदर्भ में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर अमेरिकी श्वेतों के लिए 1946 में सकारात्मक कार्यवाही यहाँ पर शुरू की गई थी, जो देश में सबसे अधिक सफलतापूर्वक सकारात्मक कार्यवाही लागू करते हुए, जैसे कि जापान, रूस, क्यूबा, वियतनाम, पूर्वी यूरोप के देशों में से लागू किया गया, जिसमें नस्ल, रंग, लिंग, जाति और भौगोलिक भेदभाव की यहाँ पे समस्या को समाप्त करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का यहाँ पर एक अवसर दिया जाना था। अब मुद्दा आता है कि तर्क वितर्क करना। देखिए आप तर्क वितर्क करते हैं और इसको लेकर के भी दोनों साइड से आपको पक्ष विपक्ष में बातें रखी जाती हैं। अब आरक्षण के पक्ष में लोगों का क्या तर्क होता है कि भाई देखिए इसे लागू क्यों किए जाना चाहिए, आगे भी क्यों लागू होना चाहिए। तो देखिए वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी का सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, पिछड़े वर्गों के साथ हुई उपेक्षा और अन्याय से निपटने में भी आरक्षण एक तरीके से मदद करता है। जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक और सेवाओं में उनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सामाजिक सामंजस्यता जो होती है उसके माध्यम से सुनिश्चित होती है, और सामाजिक विकास और राष्ट्र से एक तरीके से राष्ट्रीय विकास होता है, अर्थात समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी यहाँ पर समाज राष्ट्र के विकास में आकर के शामिल होते हैं, उसको बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, और वर्ग विशेष का भी इसके माध्यम से आपको उत्थान होता है, एक सामाजिक विकास भी यहाँ पर संभव होता है। जैसे ही आप पक्ष की बातें करते हैं तो आरक्षण के विरुद्ध भी आपको कई तरीके के तर्क यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को कहा जाता है कि देखिए बहुत लाभ मिल गया है, लेकिन अब ऐसा सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग अब आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग आर्थिक या फिर जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ताकि अन्य लोगों को आरक्षण मिल सके। ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण लाभ से वंचित जो लोग हैं उनको यहाँ पर देखा जाए तो आपको समस्या होती है, सभी को आरक्षण मिलता नहीं है, जिनको मिल रहा है उसी का बार बार फायदा उठाते हैं। फिर शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जो योग्य हैं उनको वहाँ पर आरक्षण के कारण उनको बाहर होना पड़ता है, तो ये समस्या आती है। जाति व्यवस्था को देखा जाए इसके माध्यम से यहाँ पर बढ़ावा मिलता है।
राजनीतिक हितों की यहाँ पे आरक्षण के माध्यम से पूर्ति होती है, चुनावी मुद्दे के तौर पे इसे बढ़ाया जाता है, वोटिंग यहाँ पे एक वोट बैंक के तौर पे इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य वर्गों के साथ इससे भेदभाव बढ़ता है, समता के अधिकारों का देखा जाए एक तरीके से उल्लंघन होता है, शैक्षणिक और आर्थिक विकास पर एक तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा कंपटीशन के माध्यम से आपको देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे नंबर लाने के बावजूद जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वहां पे आरक्षण के कारण हो सकता है उनको बाहर होना पड़ता है। कर्मचारियों की शिक्षा की गुणवत्ता और कार्यकुशलता पर भी इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है भारत में आरक्षण को लेकर के, लागू होगा नहीं होगा, कब तक लागू रहना चाहिए, कैसे इसको यहाँ पर एक सामंजस्य बनाए, इसको तर्क वितर्क यहाँ पे चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझना भी जरूरी है कि आरक्षण की व्यवस्था जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये भी है कि इसमें पर्याप्त समस्याओं को दूर किया जाए ताकि यहाँ पर समाज के हर वर्ग को इसका फ़ायदा हो सके। जिन्हें मिल चुका है उन्हें हटाया जाए, जिन्हें नहीं मिला है उसका फ़ायदा और देश के विकास में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए। फिलहाल आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।